डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको दुर्घटना बताने वाला हूँ वह बहुत ही पेनफुल और ट्रेजिक रही। पाँच दिसंबर 1980 फरीदाबाद गांव के पाली गांव के स्कूल के कुछ बच्चे कुतुब मीनार देखने के लिए आउटिंग पे अपने टीचर्स के साथ में आए। जैसा कि अक्सर स्कूलों में होता है कि बच्चों के लिए कुछ आउटिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। मैं भी गया हूँ, सभी गया हूँ, आप सब लोग भी अपने टीचर्स के साथ में कहीं ना कहीं जगह, खास करके कोई ऐतिहासिक या फेमस जगह देखने के लिए गए होंगे। ये बच्चे भी उसी तरह से कुतुब मीनार देखने के लिए 5 दिसंबर को सुबह वहाँ पहुँच गए। और लोग भी इधर उधर से हर रोज़ कुतुब मीनार देखने के लिए लोग आते हैं, अब भी आते हैं। आप सबको कुतुब मीनार की हिस्ट्री की पता है, हालांकि वो हिस्ट्री डिस्प्यूटेड है। कुछ लोगों का कहना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, कुछ लोगों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, ये 5वीं शताब्दी का वेधशाला का स्तंभ है और इसका निर्माण हिंदू राजाओं ने वेधशाला में एक स्तंभ के रूप में सितारों की गणना की हेल्प लेने के लिए बनाया। जो कुछ भी हो, यह एक बहुत ही फेमस जगह है। इन छात्रों के साथ बाकी के लोग भी मिल करके, और तब तक पहली मंजिल तक आम लोगों को जाने की परमिशन होती थी, देखने की परमिशन होती थी, और ऊपर से वो पूरी दिल्ली को देख सकते थे। मैं भी गया हूँ 80 से पहले, जब बच्चा था तब भी गया था, और उसके बाद भी 1-2 बार चढ़ा हूँ। उस दिन उस पैसेज में, जो पहले मंजिल तक की पैसेज है जहाँ तक लोग जाया करते थे, और उसके चारों तरफ जो गैलरी थी, उस गैलरी में दिल्ली के चारों तरफ के एरिया के दर्शन किया करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। बच्चों के लिए खास करके बहुत आनंददायक दृश्य होता था। उस दिन 400-500 लोग उसमें प्रवेश कर गए। उसका इफेक्ट क्या हुआ वो मैं अभी बताता हूँ। अचानक किन्हीं कारणों से, कुछ लोग कहते हैं बिजली चली गई, जिसको बाद में कॉरपोरेशन के लोगों ने कहा भी कि मेहरौली से थोड़ा पहले एक ट्रक एक बिजली के खंभे से टकरा गया था, उससे लाइन डिस्टर्ब हो गई थी और सारे एरिया में बिजली चली गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं हुआ, बिजली नहीं गई, कुतुब मीनार के एरिया में बिजली नहीं गई, और किसी ने शरारत करके बिजली की बत्ती बुझा दी। तीसरा, कुछ लोगों का कहना था कि कुछ उच्छृंखल लोगों ने जानबूझ करके कुछ उच्छृंखलता की, और जिसके कारण से ये भगदड़ मची। इसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल था, कारण आप स्वयं समझ जाएंगे कि जैसे ही ये घटना हुई, उच्छृंखलता हुई या बिजली गई या जो कुछ भी हुआ, उसमें एकदम भगदड़ मच गई और वो सीढ़ियाँ बहुत संकड़ी थीं।
चौड़ी सीढ़ियाँ नहीं थी, बहुत संकड़ी और ऊंची सीढ़ियाँ थी, यानी कि 1-1.5 फुट की जैसे हाइट जो उनकी सीढ़ियों की थी वो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा थी। और इतनी सी स्पेस में 400-500 लोगों का घुस जाना, यह भी गलत था। मेरे ख्याल में लोगों को बैचेज में भेजना चाहिए था। अब जैसे ये उछृंखलता हुई या बिजली गई या किसी ने बिजली बुझाई, उसमें एकदम से भगदड़ मच गई और भगदड़ से उस छोटी सी जगह में स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड हम इसको बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे गिर पड़ता है और उस पर तीसरा गिर गया, चौथा गिर गया, तो व्यक्ति 2-3 व्यक्तियों के बीच में उसकी छाती जो है, चेस्ट जो है, वो वजन में आ जाती है। यानी कि उसके ऊपर भी वजन है और नीचे भी व्यक्ति है, ऑब्स्टगल है या ज़मीन है नीचे, जिससे वो अपना सांस नहीं फुला पाता। यह जब चीज़ हो जाती है, अक्सर भीड़ में ये होता है। भीड़ में जब भगदड़ मचती है तो एक आदमी गिरा, उसके बाद दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, साइड में गिरा, चारों तरफ गिरे, और वो एक दूसरे में के वजन से ही और नीचे गिरे हुए आदमी के ऑब्स्ट्रक्शन से उनकी चेस्ट वेट्स के बीच में ट्रांसफिक्स हुए थे। जैसे कोई आदमी रेलवे के बफर जो होते हैं उनके बीच में पकड़ा गया हो, अब वो सांस नहीं ले सकता, क्योंकि नीचे के फोर्स उसको सांस, चेस्ट को फूलने नहीं देती, ऊपर का फोर्स भी चेस्ट को मूवमेंट नहीं करने देता। एज ए रिजल्ट चेस्ट का आगे पीछे होना, जिससे कि हम सांस लेते हैं, वो सिस्टम बंद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो 45 बच्चों को इस स्टैम्पीड के कारण, इस स्टैम्पीड में फंस जाने से और एक दूसरे के ऊपर गिरने से उनके चेस्ट के मूवमेंट बंद हो गए, यानी कि ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया हो गया। और उस ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया से सभी बच्चे मर गए। 45 बच्चे, सभी मीन्स जो उसमें फंसे वो बच्चे, तो ऐसे 45 बच्चे, 45 बच्चे जो हैं, उनकी डेथ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया से हो गई। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। उस गांव के पेरेंट्स जिन्होंने अपने टीचर्स के साथ में बच्चों को खुशी खुशी भेजा, इस सूचना के मिलते ही उनका क्या हाल हुआ होगा आप कल्पना कर ही सकते हैं। तुरंत उसको बंद किया गया, इवैक्यूएट किया गया और सारे बच्चों को एम्स हॉस्पिटल में लाया गया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एम्स हॉस्पिटल ही पूरी साउथ दिल्ली में था जहाँ पे पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी या ऐसे केसेस का एग्जामिनेशन होता था। दूसरा सेंटर सिविल हॉस्पिटल था और तीसरा एक छोटा सेंटर मौलाना आज़ाद में था। ये सारे बच्चे हमारे पास वहाँ पे लाए गए। मैं उस वक्त घर जा रहा था क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था और मैं हॉस्पिटल से निकल करके जैसे ही आरपी सेंटर के सामने पहुंचा तो हमारे यहाँ डॉक्टर BML कपूर होते थे सर्जरी के, वेरी नाइस फेलो, वेरी गुड फेलो। उन्होंने मेरे को पीछे से आवाज़ दी, बोले डोगरा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। बोले बाद में खाना, वो कुतुब मीनार में कुछ हो गया है, मैंने ऐसी खबर सुनी है और काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो मैं तुरंत वहाँ से भागा हुआ और इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुँचा। जैसे ही पहुँचा बच्चों को लाने की कतार लग गई। 45 बच्चे मरे हुए, मृतक
कंडीशन में हॉस्पिटल लाए गए। उन सबको हम नीचे ले गए। जो हमारा स्पेस था वहाँ ले जाके, लेकिन हमारे पास उस वक्त एनफ स्पेस नहीं हुआ करती थी। इतने लोगों को एकोमोडेट करने का हमारे पास स्पेस नहीं थी, तो हमने पूरे ऑटोप्सी रूम के फर्श को यूज़ किया और सभी बच्चों को, और मैं खुद, क्योंकि लंच का समय था, कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं था। मैं और पुलिस वाले और मेरा जो वहाँ पे मॉर्चरी का काम देखने वाला व्यक्ति, हम तीनों लोग मिल कर के और वहाँ काम सब बॉडीज़ को सबको सुचारू रूप से रखने का प्रयास कर रहे थे। इतने में मैंने देखा कि पीछे से कोई एक लेडी, जिसके बालों में एक वाइट स्ट्रीक था, जो एवरेज कद की थी, छोटी, और वो आ रही हैं। मैंने सोचा हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड जो हैं डॉक्टर मिसेस भार्गव, जो उस वक्त हेड थी और बाद में एम्स की डायरेक्टर भी रही हैं, मैंने सोचा वो आ रही हैं, इसलिए मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं काम में लगा रहा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। 45 लोगों को उस वक्त उस छोटी सी जगह में एकोमोडेट करना और ठीक से रखना सुचारू रूप, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनके पेरेंट्स भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, तो वो देख के विचलित ना हों। तो इसलिए हम खुद लग कर के कर रहे थे कि अचानक इस लेडी ने पीछे से आके मेरे को कहा, डॉक्टर डोगरा। मैं उनको 2-3 सिचुएशंस में मिल चुका था। जब उनके एक मामा, शायद मामा थे, उनके रिश्तेदार भर्ती थे हमारे हॉस्पिटल में, उससे पहले जब मैं स्किन डिपार्टमेंट में हुआ करता था, तब वो अक्सर हफ्ते में 2-3 बार उनसे मिलने आया करती थी। तो उस ज़माने में कोई सिक्योरिटी का झंझट नहीं होता था, वो अकेले ही आती थी और उनके पास घंटा 2 घंटा बैठ के बातचीत करती थी। और उस वक्त अक्सर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ही वो रूम था और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा वार्ड था, मुझे भेजा जाता था उनका ब्लड प्रेशर वगैरह लेने के लिए, ये बताने के लिए कि हाँ, हम इनकी केयर कर रहे हैं। और वहीं पे जब 2-3 बार मैं गया तो उन्होंने मेरा नाम पूछ लिया, और वो 2-3 बार जब देखा उन्होंने, तो वो नेचुरली एक आदमी की पहचान सी हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा था कि भाई इतने समय बाद भी, क्योंकि मेरे ख्याल 72-73 की बात होगी वो, और 80 में 7-8 साल बाद भी वो उस घटना को याद रखे होंगे और मेरा नाम याद रखे होंगे। उसके बाद भी एक बार मुलाकात मेरी हुई थी, वो घटना कभी और बताएंगे। यह वही एम्स में ही, और वो मुलाकात भी हॉस्पिटल में ही उनसे हुई थी। तो मैं घूमा देखा रहे, मेरे कहे तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं एकदम सकपका गया, जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यंग डॉक्टर से। लेकिन वो बड़े प्यार से बात करती थी। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या, कितने लोग हैं, कैसे हैं। उन्होंने पूरा राउंड लिया, व्यवस्था देखी और कहा कि देखो बच्चों का, इनका सबका ठीक से कर देना, पेरेंट्स वगैरह जब आएँ तो उनके लिए उनको पूरी सुविधाएं देना तुम। ये बहुत ही मतलब दुखदाई बात है, और इसमें हॉस्पिटल को बहुत ही सिंपैथेटिक होने की ज़रूरत होती है। तो अपने डॉक्टर्स को भी ये बोल देना, ऐसा निर्देश दे करके, और वो अपना शौक़ व्यक्त करके और वो वहाँ से चली गई। मैं उनसे, उनकी इस चीज़ से बहुत बहुत प्रभावित हुआ कि यह कंसर्न एक प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में, जैसे ही उनको पता चला रेडियो से या कहीं से भी, और वो तुरंत अपने घर से, वैसे पास में ही था घर उनका, तो वहाँ से आकर के और उन्होंने ये विज़िट की और किया। मैं नहीं जानता ये बात अखबारों में आई या नहीं, या लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, पर इस चीज़ का मेरे ऊपर हमेशा उनका बहुत अच्छा इम्प्रेशन बना रहा कि मेरा प्राइम मिनिस्टर इस तरह का इतना कंसर्न है। खैर, उसके बाद फिर हमने उन सब को, हमें आदेश
दिया, जैसा कि वो बोली गई थी कि आपको रिश्तेदारों के हिसाब से, तो रिलेशंस बाय इवनिंग जो है सभी के सभी रिश्तेदार वहाँ पहुँच गए, पेरेंट्स सारे बच्चों के पहुँच गए, और वो डिमांड करने लगे कि हमें बॉडी अभी की अभी चाहिए। पुलिस वालों ने कहा कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। उन्होंने भी कहा हाँ होना चाहिए, कारण पता लगाने के लिए कि स्टैम्पीड क्यों हुआ, लेकिन हमें बॉडी आज रात को ही चाहिए। उनके कुछ जो नेता लोग थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस करना शुरू किया। अब मेरे पास स्टाफ की बहुत कमी थी, मैं था और उस समय में बहुत कम लोग थे। मेरे गुरुजी थे वो यूएसए गए हुए थे, वो थे नहीं, तो प्रैक्टिकली हम अकेले ही पड़ गए थे। मेरे एकदम अब उस ज़माने की व्यवस्था देखिए, लोगों को देखिए, मेरे दिमाग में एक बात आई। उस वक्त डॉक्टर भरत सिंह सिविल हॉस्पिटल, जैसे मैंने कहा कि 2 बड़े सेंटर थे, एक एम्स का और एक सिविल हॉस्पिटल में, उसके जो इंचार्ज थे, जो पुलिस सर्जन कहलाते थे उस वक्त, डॉक्टर भरत सिंह। तो मैंने उनको फ़ोन मिलाया, उन्होंने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा भी ऐसे ऐसे कुतुब में एक ट्रेजेडी हो गई है और वहाँ से हमारे पास 45 बच्चे आए हैं, पेरेंट्स जिद कर रहे हैं कि आज ही रात में हमने सब इनको लेना है। पुलिस वाले कह रहे हैं ऑटोप्सी करवाएंगे, लेकिन वो ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कि रात को ही सब इंस्पेक्टर्स को बुला करके वो इंक्वेस्ट बना देंगे। तो अगर मेरी आप मदद करें, क्योंकि मेरे पास टेक्नीशियंस की कमी है, क्योंकि हमारा वर्कलोड उनके कंपैरिजन में बहुत कम था। उनका वर्कलोड हमारे से उस वक्त 4-5 गुना ज़्यादा था, तो इसलिए उनका स्टाफ भी काफ़ी था। तो आप अगर अपने स्टाफ को लेकर के आ जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, बोले डॉक्टर डोगरा मैं आ रहा हूँ, बस जीप में जितना टाइम लगेगा वही टाइम है, बाकी मैं आ रहा हूँ। हमारा जो चीफ टेक्नीशियन पास में ही रहता है, दूसरे भी पास में ही हैं, उन्होंने बुलाया और करीब घंटे भर के अंदर वो मेरे ऑटोप्सी रूम में पहुंच गए। यह थी उस वक्त की बात जो शायद आज संभव न हो सके। कितनी ही कानूनबाजियां होती, कितने ही क्वेश्चन होते, कितने ही वकील कुछ पैदा करते, कितना ही मीडिया संदर्भ उठाता, लेकिन नहीं, ये एक गुड फेथ में काम था। इसलिए डॉक्टर भरत सिंह, नमन है उनको, मेरे सीनियर हैं, अभी हैं, बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ उनसे, बहुत मेरी मिलने की उनसे इच्छा होती है। बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति थे, हमने उनसे जीवन में काफ़ी कुछ सीखा है। अपने गुरुओं से हमेशा सीखने को मिलता ही है, तो एक तरह से वो भी मेरे गुरु समान ही हैं। और उन्होंने, हम लोगों ने रात भर में सुबह 5 साढ़े 5 तक सारी ऑटोप्सीज करके, प्रॉपरली लिख करके, सब काम ख़त्म करके, उनके भी व्यक्ति सारे दिन वहाँ रहे और मेरा भी स्टाफ सारा जो अवेलेबल था। मैंने कहा ना, मेरे लिमिटेशन से थोड़े थे, कम स्टाफ था, कम लोग थे मेरे पास में, लेकिन उनके लोगों ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया और उस सहयोग से हमने इस समस्या का समाधान किया। तो 2 कारणों से मैं बताना चाहता था कि एक तो ये कि इस तरह का एक स्टैम्पीड कुतुब मीनार, जिसके बाद कुतुब मीनार को बंद कर दिया गया है और आज तक वो खुला नहीं है। वो इसलिए बंद किया था इस 45 बच्चों की ट्रेजेडी के कारण। दूसरा मेरा कहने का अर्थ ये, इसकी इंक्वायरी हुई, रिकमेंडेशंस बनी कि प्रिवेंटिव बातों में मैंने देखा है हमेशा ही हम बहुत कमज़ोर हैं। तीसरी बात, डिसास्टर के लिए उस वक्त इन सब बातों को देखते हुए और फाइनली जो 1984 में भोपाल ट्रेजेडी हुई, उसके बाद ही भोपाल जैसे डिसास्टर प्लान बने और डिसास्टर्स जो है धीरे धीरे कैसे मैनेज करना है, उसको किस ढंग से स्मूथली उसमें काम होता जाए, इसकी योजनाएं और परियोजनाएं बनने लगी और समाज में ये इससे काफ़ी सुविधा होने लगी। और अब वो जो है, चाहे कहीं अर्थक्वेक आए या कहीं बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी है, मास डिसास्टर जो है वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी रिसेंटली उन्होंने टर्की में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, जिसकी सारे विश्व ने प्रशंसा की। तो ये मास डिसास्टर वगैरह इन्हीं घटनाओं से
लेसन मिले कि किस तरह से इनको हमें डील करना है। इसलिए ये घटनाएं इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको एक घटना और इसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि इन घटनाओं के बाद ही ये जागृति एक तरह से आई और ये मास डिसास्टर के लिए सोसाइटी में सेंसिटिविटी बनी। अगेन मैं डॉक्टर भरत सिंह को नमस्कार करते हुए इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर हाजिर होऊंगा मैं आपके साथ एक दूसरी घटना या दुर्घटना को लेकर। धन्यवाद।